प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो 10th क्लास में आपको पूछा जाता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर इसी में हम लोग कहते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जब दो इक्वेशन हो तो उसे हम लोग पेयर कहते हैं, जोड़ा, रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला बात हम लोग जानेंगे, रैखिक समीकरण है क्या। तो रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन विच कंटेन्स कांस्टेंट वेरिएबल विच हैज डिग्री 1 ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात, जिसमें चर राशि का घात एक हो, चर राशि का घात एक हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप कह सकते हो 3x + 2 = 0, या 6x - 3y = 5, या आप कह सकते हो 6y + 3y - 2z = 7। तो यहाँ से हम लोग एक बात जान सकते हैं, वैसा रैखिक समीकरण जिसमें एक वेरिएबल हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें दो वेरिएबल हो, दो चर राशि हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और जिसमें तीन चर राशि हो उसे तीन चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग यह जानेंगे, जो यहाँ पे चर राशि क्या है, चर राशि को हम लोग कहते हैं वेरिएबल, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे चर राशि कहते हैं। जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं, चर राशि। जैसे x, y, z etc। यहीं पे हम लोग जानेंगे अचर राशि क्या है। तो वह राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट। जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, अचर राशि कहलाता है, उसे अचर राशि कहते हैं। तो जिसका मान नहीं बदलता, जैसे नंबर का कोई भी पार्ट ले लो, उसका मान नहीं बदलता तो उसे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ से रैखिक समीकरण के बारे में जाने साहब, जो वैसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात एक हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग यह बात को जानेंगे, जो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है। तो वैसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और वैसा समीकरण जिसमें दो चर राशि हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग यह जाने, जो दो चर वाले एक चर वाले क्या होता है। अब जानेंगे यहाँ पे एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, तो वैसा समीकरण जिसमें एक चर राशि हो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। तो याद रखना, सिंपली में रैखिक समीकरण का आलेख सीधा रेखा होता है। रैखिक समीकरण का आलेख सीधा रेखा। जब भी बोले रैखिक समीकरण मतलब समझ जाना है इसका ग्राफ सीधा रेखा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण।
एक चर वाले रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात एक हो तथा उसमें एक चर राशि हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात एक हो और उसमें एक चर राशि हो, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x + 2 = 0, 5x - 4 = 0। तो यहाँ से आप यह कह सकते हो जो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें एक चर राशि मौजूद है। और याद रखना, एक चर वाला रैखिक समीकरण हो या दो चर वाला या तीन चर वाला या चार चर वाला, सब रैखिक समीकरण का आलेख सीधा रेखा होता है। तो वही सीधा रेखा जो ग्राफ होगा उसे हम लोग जानेंगे जो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या एक होता है। तो जैसे 3x + 2 = 0, तो 3x = -2x = -2/3। और हम लोग जो ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में जानेंगे। तो याद रखना, जो लाइन परा रहे उसे x एक्सिस कहते हैं और जो लाइन खड़ा रहे उसे y एक्सिस कहते हैं। तो याद रखना, पृथ्वी तल के समांतर रेखा को x अक्ष कहते हैं और पृथ्वी तल पर लंबवत खड़ा रेखा को y अक्ष कहते हैं। जो परा रहे उसे x एक्सिस, जो खड़ा रहे उसे y एक्सिस। अब कटान बिंदु के दायां साइड प्लस होता है, कटान बिंदु के बायां साइड माइनस होता है, ऊपर की ओर प्लस होता है, नीचे की ओर माइनस होता है। इसका मतलब हुआ x अक्ष पॉजिटिव, x डैश अक्ष निगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन निगेटिव, y अक्ष प्लस में, y डैश माइनस में। तो आप यहाँ पे x एक्सिस डिनोट करोगे -2/3, यहाँ पे -1 -2, तो -2/3 1.66 लगभग माइनस में होगा। तो इसके पैरेलल खींच देंगे। याद रखना है, जब x बराबर नंबर हो और y का मान न दिया हो, इसका मतलब जो राशि इसमें गैप हो उस राशि के पैरेलल ग्राफ होगा। जैसे यहाँ पे 3x + 2 है, इसका मतलब इसमें y नहीं इन्वॉल्व है, मतलब इसका ग्राफ y अक्ष के समांतर होगा। और अगर y अक्ष दिया रहेगा तो अगर इसमें x एक्सिस नहीं होता तो यह ग्राफ x अक्ष के समांतर होता। तो आप ग्राफ भी जान चुके। अब हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें दो चर राशि हो तथा चर राशि का घात एक हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात एक हो और चर राशि का घात एक हो और उसमें दो चर राशि मौजूद हो, तो उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कहते हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होगा ax + by = c। मतलब इसमें दो चर राशि इन्वॉल्व है और बाकी वैल्यू कांस्टेंट है। x का गुणांक a कहलाता है, y का गुणांक b कहलाता है, अचर पद c होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग जानेंगे, तो रैखिक समीकरण का आलेख सीधा रेखा होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यह भी सीधा रेखा होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख सीधा रेखा होता है, आलेख सीधा रेखा होता है। अब हम लोग जानेंगे एक बात, जब एक समीकरण दिया रहे और उसमें दो चर राशि हो, तो याद रखना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में जब एक समीकरण दिया रहे और उसमें दो चर राशि मौजूद हो, तो उसमें हम लोग x के सापेक्ष जितना मान रखेंगे y के सापेक्ष उतना मान निकलेगा। इसीलिए यह कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या
अनंत होता है। अनंत को हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमित होता है, जितना निकालोगे उतना निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को जान पाए। अब यहाँ पे x का जितना मान रखेंगे y का मान उतना निकलेगा। पॉजिटिव रखे निगेटिव निकले, निगेटिव रखे पॉजिटिव निकले, या पॉजिटिव रखे निगेटिव निकले, जितना मान रखेंगे उतना निकलेगा। इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि इस प्रकार के समीकरण निकाय का अनेक हल होता है। अब हम लोग जानेंगे मेन बेसिकली 10th क्लास का सबसे यूजफुल बात, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, तो वह समीकरण जिसमें चर राशि का घात 1 हो तथा उसमें दो चर राशि हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे चर राशि का घात 1 हो, दो चर राशि हो तथा ऐसा दो समीकरण हो तथा इसमें ऐसे दो समीकरण हो तथा इसमें ऐसे दो समीकरण हो। तथा इसमें ऐसे दो समीकरण हो, दो समीकरण हो, तो इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहते हैं, पेयर कहते हैं। याद रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप। तो युग्म का व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप तो a1x b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का आलेख सीधा रेखा होता है। अब हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ कैसा होता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के ग्राफ के बारे में जानेंगे, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का ग्राफ कैसा होता है। तो अब हम लोग जानेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप होता है। अब हम लोग जिस बात को जानने जा रहे हैं, इस बात पे पूरे समीकरण का या इस चैप्टर से रिलेटेड हर बात का मुख्य बात यहीं से निर्भर है, और इसी से हम लोग इस चैप्टर को आसानी से बना पाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का आलेख। तो हम लोग कैसे पता करेंगे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का आलेख कैसे क्या होता है। तो इस बात को जानने के लिए हम लोग यह पॉइंट को ध्यान देंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ पे पहला बात, यदि a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 हो, तो यदि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं b1 बट्टा b2 हो, तो इस प्रकार के समीकरण निकाय का, इस प्रकार के समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। इस प्रकार के समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। इसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है, इसका आलेख प्रतिच्छेदी होता है। इसे संगत समीकरण भी कहते हैं, इसे संगत समीकरण भी कहते हैं, ठीक। और इसे अविरोधी समीकरण भी कहते हैं, और इसे अविरोधी
समीकरण भी कहते हैं, अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 3x + y = 10, 2x - y = 5, तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग a1 = 3, b1 = 1, c1 = 10, a2 = 2, b2 = -1, a1/a2, b1/b2, देखेंगे 3/2 -1/-1, देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है। मतलब इसे हम बिना बनाए, बिना ग्राफ खींचे बता सकते हैं इस प्रकार के समीकरण निकाय का ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, ऐसे प्रतिच्छेद करेगा। और याद रखना जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है वही उसका हल होता है, इसीलिए बताएं इसका अद्वितीय हल होगा। इसे हम लोग संगत समीकरण भी कहते हैं तथा इसे अविरोधी समीकरण भी कहते हैं। तो यह दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहले शर्त था। अब हम लोग दूसरे शर्त के बारे में जानेंगे। दूसरा शर्त क्या है, तो याद रखना जब तीनों बराबर हो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। दूसरा कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस प्रकार के समीकरण निकाय का, इस प्रकार के समीकरण निकाय का अनेक हल होता है। इस प्रकार के समीकरण निकाय का क्या होता है, अनेक हल होता है। इसका आलेख संपाती होता है, इसका आलेख संपाती होता है। मतलब इस प्रकार के समीकरण निकाय का अनेक हल होता है, इसका आलेख संपाती होता है तथा इसे आश्रित समीकरण भी कहते हैं, इसे आश्रित समीकरण भी कहते हैं। एक आश्रित समीकरण भी कहते हैं तथा इसे संगत समीकरण भी कहते हैं, संगत समीकरण भी कहते हैं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उदाहरण से 3x + 6y = 10, 6x + 12y = 20। तो यहाँ पे देखो a1 बराबर 3, b1 बराबर 6, c1 बराबर 10, a2 बराबर 6, b2 बराबर 12, c2 बराबर 20। तो यहाँ पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे जो 3/6, 6/12, 10/20 काटोगे तो सबका रिजल्ट 1/2 होता है। इसका मतलब इस प्रकार के समीकरण निकाय का अनेक हल होगा, इसका आलेख संपाती होगा। संपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर, इसीलिए हम लोग इसका हल जो रैखिक समीकरण में पढ़ेंगे 5 विधि से बनाते हैं, जैसे ग्राफीय विधि, जैसे तुलनात्मक विधि, लुप्तीकरण विधि, ब्रजगुणन विधि। तो यह जो पांचों विधि के बारे में पढ़ेंगे, इस पांचों विधि की सहायता से जिसका अनेक हल होगा उसे, और जिसका हल नहीं होगा उसे नहीं बना पा रहे होंगे। क्योंकि अनेक हल वाले शर्त में तो आप यह बताओगे कि जितना मान पुट करेंगे उतना रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में जो पढ़ेंगे हलों की संख्या के बारे में, तो उसमें जिसका सिर्फ अद्वितीय हल होगा उसे ही हम लोग 5 विधि से बना पाएंगे। अब हम लोग तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। a1/a2, b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2। इस प्रकार के समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है, इसका आलेख समांतर होता है। इसका आलेख क्या होता है, समांतर होता है, ठीक। तथा इसे विरोधी समीकरण कहते हैं, तथा इसे विरोधी समीकरण कहते हैं, और इसे असंगत समीकरण भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो इस प्रकार के समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है। इसका आलेख समांतर होता है तथा इसे हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं, और इसमें हल की संख्या 0 होता है। तो इसका आलेख कैसा होता है, तो समांतर होता है। हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे 3x + 2y = 10, 6x + 4y = 17,
तो यहाँ पे देखो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2, c1 बराबर 10, a2 बराबर 6, b2 बराबर 4, c2 बराबर 17। अब देखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। 3/6, 2/4, 10/12 काटेंगे 1/2, 1/2 बराबर नहीं है 5/6 का। तो देखो यह बाद वाला कंडीशन बराबर नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार के समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, आलेख समांतर होगा, इसे विरोधी समीकरण कहते हैं। और इसका जो है इसे असंगत समीकरण भी कहते हैं। तो हम लोग ऐसे समीकरण को इस प्रकार से पहचान सकते हैं, किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसका अनेक हल होगा। यह एक मशीन ऐसा मशीन है जो आप बिना बनाए बता सकते हो, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में किस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, किसका अनेक हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बात हाथ लगा, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x b2y इक्वल टू c2। और यहाँ से हम लोग जो है कंडीशन के बारे में जाने हैं, जो कंडीशन होता क्या है। तो पहला कंडीशन जाने हैं जो a1 बट्टा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2। तो इसमें जो बताए हैं वह हल की संख्या होगा अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब हुआ एक, हल की संख्या क्या होगा, एक होगा। उसके बाद अब ये पढ़े ग्राफ मतलब आलेख कैसा होगा, तो आलेख प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी होगा, जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका हल होगा। इसे हम समीकरण के रूप में क्या कह सकते हैं, तो समीकरण के रूप में अब ये बताए हैं जो अब विरोधी समीकरण कह सकते हो, या आप इसे संगत समीकरण भी कह सकते हो। दूसरा बात पढ़े हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो इस प्रकार के समीकरण निकाय का अनेक हल होता है, जितना मान रखोगे उतना हल होगा। इसका आलेख संपाती होता है, मतलब एक ही रेखा पर दोनों का ग्राफ होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आश्रित समीकरण कहते हैं। इसे दूसरे नाम में आप समीकरण के लिस्ट में क्या कह सकते हो, संगत समीकरण कहते हैं। और तीसरे का मोहर लगा दोगे a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं हो c1 बट्टा c2, बिना बनाए बता सकते हो, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होता है। इसका आलेख कैसा होगा, तो समांतर होता है। या आपको हुआ संपाती मतलब एक ही रेखा पर, समांतर मतलब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो और वह जीवन में कभी नहीं इंटरसेक्ट करे। और इसे हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं और इसे असंगत समीकरण भी कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में हम लोग महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़े और समीकरण को हम हल करना या विभिन्न प्रकार के रूपों को इस बारे में जो पढ़ेंगे वह सिर्फ और सिर्फ जिसका अद्वितीय हल होता है उसको सॉल्व करना सीखेंगे। जिसका अनेक हल होगा या कोई हल नहीं होगा उसका हम लोग नेचर दिखा सकते हैं और उस आधार पे या बता सकते हैं जो इस प्रकार के समीकरण का अनेक हल होगा, आलेख ऐसा होगा या ये होगा। तो ग्राफीय विधि की सहायता से हम लोग ऐसा ग्राफ भी खींच सकते हैं। लेकिन जो पांचों विधि के बारे में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग में, वह सिर्फ जिसका अद्वितीय हल होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। इस बात को आप बार बार अभ्यास करें। बार बार अभ्यास करने से निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ जरूर ज्ञानवर्धक बात मिलेगा और कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। हम जहाँ तक चाह रहे हैं कि आप अच्छा से समझें और इस चैप्टर को इतना अच्छा करें जो इसमें एक भी नंबर कम ना हो, परिपूर्ण रूप से इस चैप्टर के ज्ञानी आप हो पाए। ठीक, तो हम लोग जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का तरीका या विधि भी कह सकते हैं। तो पहला होता है आपको ग्राफीय विधि।
ग्राफीय विधि मतलब आलेखीय विधि। आलेखीय विधि में आप क्या कर सकते हैं, तो आलेखीय विधि में याद रखना है, दो बॉक्स तैयार करते हैं और दोनों में पहला समीकरण के अनुसार वैल्यू पुट करते हैं और दूसरा दूसरे समीकरण के अनुसार वैल्यू पुट करते हैं और उसे ग्राफ पर दिखाते हैं। जहाँ कटे वह उसका द्वितीय हल होता है। अगर दोनों रेखा का आलेख एक ही रेखा पर हो तो वह समपाती होता है और दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हो तब वह समांतर होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग ग्राफीय विधि को बना पाते हैं। दूसरा आपको होता है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं, एक चर राशि का लोप करते हैं। लुप्तीकरण विधि वैसा विधि है जिसमें एक चर राशि को लोप करते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी में एलिमिनेटिंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक चर राशि को आप लोप करते हैं और यह लोप करने का विधि लुप्तीकरण विधि कहलाता है। तीसरा होता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं, तो तुलनात्मक विधि में आप करते हैं पहला समीकरण में एक चर राशि का मान, चाहे वह x का मान हो या y का मान। फिर दूसरा समीकरण में, पहला समीकरण में यदि आप x का मान निकालते हैं तो दूसरा समीकरण में भी x का मान निकालें। अगर पहला में y का मान निकालते हैं तो दूसरा में भी y का मान निकालें और दोनों को 3 4 माने। फिर उस दोनों समीकरण को बराबर कर दें जिससे तीसरे चर राशि का मान प्राप्त हो जाएगा और वह उस समीकरण का सॉल्व होता है। तो यह आपको तुलनात्मक विधि कहलाता है। तुलनात्मक विधि में हम लोग तुलना करते हैं। चौथा विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, तो एक समीकरण से एक चर राशि का मान ज्ञात करते हैं, उसे समीकरण 3 मानते हैं और वही चर राशि का मान दूसरे समीकरण में पुट कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर पहले समीकरण से निकालते हैं तो दूसरा में पुट करेंगे, अगर दूसरे से निकालेंगे तो पहला में पुट करेंगे। ये ऐसा नहीं करना है जो पहले में निकालोगे और पहले में पुट कर दोगे। इससे क्या होगा, तो आपको दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, नंबर या हो या शून्य हो, तो जिससे वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। तो प्रतिस्थापन विधि में एक समीकरण में एक चर राशि का मान निकालते हैं और दूसरे समीकरण में पुट करते हैं जिससे वह चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है और इससे प्रतिस्थापन विधि बन जाता है। अगला हुआ ब्रज गुणन विधि। तो ब्रज गुणन विधि में हम लोग सूत्र की सहायता से इस प्रकार के समीकरण को सॉल्व करते हैं। ब्रज गुणन विधि में जैसे a1x b1y इक्वल टू c1 या व्यापक रूप होता है, a2x b2y इक्वल टू c2 होता है। तो यहाँ से x बराबर फॉर्मूला होता है b2c1 माइनस b1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 और y बराबर फॉर्मूला होता है a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इसकी सहायता से हम लोग आसानी से निकाल पाते हैं। यह फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो क्रैमर्स रूल की सहायता से आते हैं। जब x का वैल्यू निकालते हैं तो x को छोड़ देते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं तो y को छोड़ देते हैं और जब कांस्टेंट टर्म के बारे में सोचते हैं तो इसको डिसअपियर कर देते हैं, जिससे हमें यह समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, x अपॉन, तो x वाला छोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b1c1, यहाँ पे b2c2, y निकालेंगे तो y वाला छोड़ दो a1c1 a2c2 और जब कांस्टेंट के बारे में विचार करेंगे तो a1 b1 a2 b2। अब इस पर विचार करेंगे तो फॉर्मूला हमें आसानी से हाथ लग जाएगा b2c1 माइनस b1c2, यहाँ पे a1c2 माइनस में a2c1 और यहाँ से a1b2 माइनस में a2b1। अब इन दोनों को आप बराबर करोगे तो x बराबर प्राप्त होगा b2c1 माइनस b1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1 और y बराबर हाथ लगेगा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, जिससे हम लोग आसानी से इस फॉर्मूला को बना पाएंगे।
इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल कर पा रहे होंगे। तो यही पांचों विधि के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यह पांचों विधि का प्रयोग हम लोग जिसका अद्वितीय हल होगा उसके साथ कर सकते हैं, और जिसका अनेक हल हो या कोई हल नहीं हो उसके लिए ग्राफीय विधि का प्रयोग करते हैं। बाकी विधि का प्रयोग बाकी के साथ नहीं हो पाता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जाने हैं प्रतिस्थापन में एक वैल्यू का मान दूसरे समीकरण में पुट करते हैं। तुलनात्मक में जो चर राशि का मान पहले में निकालते हैं वही चर राशि का मान दूसरा में निकालते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, जिससे दूसरा चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है, और इससे हम लोग तुलनात्मक विधि बना देते हैं। लुप्तीकरण विधि में यहाँ पे एक चर राशि को चाहे वह x हो या y को लोप किया जाता है। ग्राफीय विधि में बॉक्स बनता है। तो हम लोग ग्राफीय विधि को जानेंगे, फिर लुप्तीकरण विधि को। तो ग्राफीय विधि में क्या करते हैं, तो ग्राफीय विधि में दो बॉक्स बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2x + y = 5, 3x - y = 5। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो इसका कैसे बॉक्स बनाते हैं। इसको समीकरण 1 रखेंगे, इसको समीकरण 2। 2x + y = 5, तो यहाँ पे 2x = y - 5 और x = y - 5/2। अब हम लोग अगले बात को अगले क्लास में जानेंगे।